Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. बसपा के लड़ने से हमेशा भाजपा को फायदा रहा। 17 में बसपा जब लड़ी तो भाजपा बड़ी वोटों से जीती। जितना अच्छा बसपा लड़ेगी उतना अच्छा भाजपा जीतेगी। हमारे पास मोदी जी की सरकार है 2029 तक। अभी सरकार हमारे पास है, अगली सरकार अगर आती है तो डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता को विकास दे सकती है, महाराष्ट्र को देश का क्रमांक 1 का राज्य कर सकती है। इसलिए डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र को चाहिए। वो जानती है कि अब वो उनका आखिरी पड़ाव है, वो जाने वाली है। 4 दिन की चांदनी जो है काली रात आने वाली है और महाराष्ट्र वासी उनके दिन दिखाने वाले हैं। तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द चुनाव है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, हरियाणा की तरह। और आप देखेंगे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। आप महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ करा सकते थे, क्योंकि उनका ड्यू डेट 3 नवंबर को और 26 नवंबर को था। यहाँ तो 6 जनवरी का था, तो इतना प्रीवियस चुनाव कराने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आप जानते हैं हम लोगों ने जो काम किया उस आधार पर हम वोट मांगे। जितना जल्दी है गठबंधन का सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर अपने अपने हम लोग उम्मीदवार अपना डिक्लेयर करें, फिर एक जॉइंट कैंपेन का काम शुरू हो जाए। ये दोनों चीज मुझे लगता है कि 20 के अंदर में हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। मिल्कीपुर विधानसभा की घोषणा इस वजह से नहीं की गई क्योंकि वहां पे मेरे द्वारा एक याचिका फाइल की गई इलेक्शन पिटीशन लखनऊ हाईकोर्ट में। मेरे क्लाइंट गोरखनाथ जो वहां से एक विधायक भी रह चुके हैं और इलेक्शन पिटीशन हमने गोरखनाथ के द्वारा फाइल की थी। तो तारीख का ऐलान शुरू हुआ घमासान, खत्म हुआ इंतजार, हो गया चुनाव की तारीखों का ऐलान। रण सज चुका है, रण तैयार है, अब बस नए सियासी बवाल का आगाज है। चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरण 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को ही नतीजे सामने आएंगे। यूपी के साथ साथ कई राज्यों की 48 विधानसभा पर और 2 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान भी हुआ है। एक तरफ झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान और दूसरी तरफ उपचुनाव। मगर दिलचस्प बात, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान साथ किया। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान का जिक्र था। मगर चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर मतदान होगा। 1 सीट छूट गई। अब आप कहेंगे कि 1 सीट से क्या होता है? दरअसल ये वो सीट है जिस सीट के जरिए पूरे देश में विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया। फैजाबाद से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या के अंतर्गत है, यानी अयोध्या उसके अंदर टेक्निकली। लेकिन विपक्ष ने कहा कि अयोध्या सीट हमने जीत ली। अयोध्या सीट मिल्कीपुर से विधायक थे अवधेश प्रसाद, सांसदी का चुनाव लड़े, अब मिल्कीपुर सीट खाली। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया। अब
यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, एक सीट मिल्कीपुर बच गई। अब इसी को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को सियासी निशाने पर ले रहा है, यह कहते हुए कि बीजेपी डर गई। लेकिन अगर तारीखों के हिसाब से कहानी को समझें तो उपचुनाव की तारीख कुछ इस तरह है। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होगा, नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को और 47 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसमें एक और दिलचस्प सीट है और वो है केदारनाथ की सीट, वो आगे हम आपको बताएंगे। 20 नवंबर को यहां भी चुनाव है, यह भी बहुत दिलचस्प सीट है। और यूपी उपचुनाव में मतदान की तारीख 13 नवंबर तय की गई है। अब मिल्कीपुर पर आते हैं। अब ये चुनाव टला क्यों, बड़ा दिलचस्प मामला है, इसको समझिएगा। 2022 के नतीजे का एक केस हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में पेंडिंग है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए, जैसे हमने आपको बताया, और बीजेपी के उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा ने नतीजे को हाई कोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि चुनावी हलफनामे में गलतियां हैं। हलफनामा ऐसी नोटरी से कराने का आरोप है जिसका लाइसेंस खत्म हो गया और पिछले साल 12 सितंबर के बाद इस केस में अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सही सुना आपने, 12 सितंबर के बाद कोई सुनवाई नहीं। अब ऐसे में मिल्कीपुर को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, जबकि झारखंड की सियासत भी बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ हेमंत सोरेन है, गठबंधन के साथ ही कांग्रेस है, आरजेडी है, लेकिन यहां भी सीट शेयरिंग को लेकर एक सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। यहां तक कि कांग्रेस के प्रभारी यह तक कह चुके हैं कि अगर हम ज्यादा सीटें लेकर आते तो सीएम फेस हमारा होगा। वहीं महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर एक सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। शिंदे साहब चेहरा होंगे नहीं होंगे, और इस बीच अजीत पवार, शरद पवार अपनी सियासी बिसात बिछा रहे हैं और कांग्रेस उसमें अपना सियासी नफा और नुकसान तोड़ रही है। यानी बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है एक और सियासत, क्योंकि अब बात महाराष्ट्र झारखंड के साथ उन सीटों पर उपचुनाव की तैयारी जो देश का नैरेटिव सेट करेगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। झारखंड और महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, हरियाणा की तरह। और आप देखेंगे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। देखिए, एग्जिट पोल आप लोगों का है, ये आप बताओगे। सभी सीटों पर 9 सीटों पर घोषणा हुई है, सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 से लेकर अब तक बहुत शानदार काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। आपने अभी हरियाणा में देखा, तरह तरह के दुष्प्रचार किए गए, लोग सफल नहीं हुए। आप देखेंगे कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, पहले जो 2019 में चुनाव हुए थे उससे एक महीने पूर्व इस 2024 में चुनाव हो रहे हैं। वैसे तो हम पूरी तरह तैयार हैं। जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनजर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे, वो आपको दिखाई देगा। महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा दोनों जगह, क्योंकि हमने कुछ हरियाणा से सबक लिया है और सावधानी बरतेंगे और मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। जहां मिल करके लड़ रहे हैं, ये सबका कहना है कि वहां जीत हो रही है, तो महाराष्ट्र भी हम जीतेंगे निश्चित तौर पर और झारखंड भी जीतेंगे और उत्तराखंड भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन भी जीतेंगे और ये सब बाई इलेक्शन भी कांग्रेस की झोली में जाएगी। ख्याल से जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र को एक दिन में किया है, तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको
फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, एक से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा यहाँ उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सब चीज शांति में है। तो अदरवाइज हम लोग चुनाव घोषणा एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितना जल्दी हुआ उतना ठीक, लेकिन झारखंड के लिए 2 फेज करके समय जो है वो हाथ पैर हम लोग का बांधने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। आज तो यह है सियासी बयानबाजी। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरे, राज शर्मा जी कांग्रेस के आक्रामक चेहरे, हमारे साथ राजेश मंडल जी जेएमएम के चेहरे हैं और साथ ही एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाही जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपने बयान सुने होंगे, चुनाव का शंखनाद हो गया है और विपक्ष निशाने साध रहा है। ये शाही जी जी मैंने कहा मिल्कीपुर में डर गए क्या? 9 सीट है, जो वीर है वहां आजमाए। एक सीट पे अगर हम डर गए, अभी कुछ दिन पहले एक चुनाव हुआ हरियाणा में, तारीखों में वहां भी हेरफेर हुआ, कुछ इधर उधर बदलाव हुआ। कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया, डर गई भाजपा, डर गई, चुनाव आयोग डर गया, इधर कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस हार गई। नतीजा ये तो हुआ। तो ये उन लोगों को हल्ला मचाने दीजिए। एक आपकी संवैधानिक संस्था है जिसने न्यायालय में चल रहे किसी भी केस का संज्ञान लेकर वहां पर सीट घोषित मैं उस केस पर भी आऊंगा शाही जी, लेकिन आप जब आइएगा तब आइएगा, लेकिन उस बात को हमको पूरा कर लेने दीजिए। मैं अखिलेश यादव का एक सेकंड, अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया जो सोशल मीडिया पर, सर आप एक जवाब, तिलक जी ये देखिए, पूरा जवाब सुन लिया करिए, उसके बाद फिर सर आप भी तो पूरा मौका दे रहा हूं मैं। कहां दे रहे हैं? शुरुआत की चर्चा की पूरा मौका ये एकदम ये परिपाटी एकदम गलत है। थोड़ा सा बोल ले दीजिए। आप एक लाइन पूरा नहीं होता, फ्लो तोड़ देते हैं, ये उचित नहीं है। क्या करूं, सवाल करने की आदत है सर। नहीं तो सवाल करने की आदत, तो थोड़ा सा जवाब सुनने की भी आदत रखें। लोग कहते हैं अच्छा श्रोता ज्यादा अच्छा वक्ता होता है, तो आप अच्छे श्रोता बनिए, वक्ता आप बहुत अच्छे हैं मेरी नजर में। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये लोग नारे लगा रहे थे वो हार उनको मिला, तो विपक्ष के उसमें ना आकर ये कहना था कि न्यायालय ने अगर वहां पर मामला लंबित है तो चुनाव आयोग चूंकि अब तारीखों की घोषणा कर चुका है, तो खास करके विरोधियों को बोलने दीजिए। मीडिया को चुनाव आयोग का कम से कम एक सम्मान करना चाहिए कि वो जो एक आप चौथे स्तंभ है, उसी तरीके से एक संवैधानिक संस्था है। अगर उसने नहीं किया तो आप कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसको इस तरीके से कहना कि इस तरीके से। अखिलेश जी कहेंगे हम डर गए, हम मान लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जवाब देंगे उसका। सर अगला सवाल कर लूं शाही जी? अगला सवाल। मैं अखिलेश यादव का आपको सोशल मीडिया पर लिखा गया वो ट्वीट दिखाना चाहूंगा जो एक्स जो हो गया है। मैंने देखा, मैं एक दिखा देता हूं, दर्शक भी देख लेना शाही जी। आपने देखा, मैं भी दिखा देता हूं दर्शकों को जी। प्लीज जरा प्ले करिएगा। आपने कहा मैंने ये बात कही, मैंने नहीं कही। उन्होंने लिखा जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। अखिलेश कह रहे हैं जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। शाही जी 9 जगह जंग बाकी है शाही जी, अखिलेश जी आकर लड़े ना जी। 9 जगह जंग बाकी है अभी। हाँ। जंग टाली है, अब चुनाव आयोग को कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं ये वो जाने। लेकिन बीजेपी मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती अगर जो विपक्ष कह रहा है? देखिए ये मामला, मैं वही बोल रहा था, आपने बीच में टोक दिया था, फिर बोल रहा हूं कि मामला जालसाजी का मामला सपा के अयोध्या नरेश के ऊपर चल रहा है कि उन्होंने फोर्ज नोटरी दिया। जिस राकेश श्रीवास्तव एडवोकेट नाम ले रहा हूं मैं, उनका टाइम 11 में खत्म हो गया था, उससे उन्होंने जालसाजी करके बनवाया और उसका मुकदमा चल रहा है। ये दुनिया को जानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के अयोध्या नरेश, अवधेश प्रसाद जो आज सांसद हैं,
वो एक जालसाजी का काम करके विधायक का चुनाव लेकिन शाही जी आप अधूरा फैक्ट बता रहे हैं, मैं पूरा कर देता हूं। बताइए। 2022 में नतीजे का केस हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेंडिंग हुआ जी, ठीक। 2022 के चुनाव में जैसे कि आपने कहा कि अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे, तब उस दौरान गोरखनाथ बाबा जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। यह बात भी ठीक है बिल्कुल आपकी। इस पूरे मामले को लेकर आपने कहा कि ऐसी नोटरी से कराने का आरोप है जिसका लाइसेंस खत्म हो गया था, ठीक। यह भी आपकी बात बिल्कुल सही है जी। अब इसमें दो तथ्य आपने छोड़ दिए। अब यह पहले देश को बताइए कि क्या कोर्ट ने यह कहा पिटीशन में कि आप इस सीट पर चुनाव नहीं करवा सकते, इस पर स्टे है? क्या कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा? दूसरा तथ्य बताइए तो दोनों जवाब। सर पहला सवाल का उत्तर दे दीजिए, क्या कोर्ट ने कहा कि यहां चुनाव नहीं हो सकता? और क्या जब तक यह मामला कोर्ट में पेंडिंग रहेगा तब तक चुनाव नहीं हो पाएगा, मिल्कीपुर को विधायक नहीं मिल पाएगा, राइट? देखिए, ज्यादातर मामलों में कोर्ट में जब तक ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि भाई कोर्ट में कोई न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो ये नहीं होता है। इसके साथ एक तथ्य आपको जोड़ देता हूं जो आपके सवाल का जवाब है। अनूप गुप्ता जी एमएलसी का चुनाव इसी वजह से खारिज हुआ था। यही तथ्य वहां दिया गया है हाई कोर्ट में, जब एक हो चुका है कि कहीं अनूप वही व्यक्ति विधायक से सांसद बन जाता है। बनने दीजिए, नहीं बनने दीजिए, वही व्यक्ति जिसके ऊपर आप कह रहे हो कि मामला चल रहा है वो विधायक से सांसद बन गया और शपथ ले ली। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा उसकी सुनवाई 12 सितंबर 2023 के बाद से नहीं हुई है। क्या मैं गलत हूं या सही? नहीं, ये तो तिलक जी आपको कोर्ट से पूछना चाहिए कि आप जल्दी से सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको पूछना चाहिए। अच्छा। आपको आपत्ति है तो आपको पूछना चाहिए, लेकिन तो आपने हमारा जवाब नहीं सुना। एकाएक ये हो गया हमारा कि जवाब पिटीशन वापस ले रहे हैं, याचिका वापस ले रहे हैं। प्रभु जवाब तो सुन लीजिए। एक केस जिसका आधार दिया गया है और न्यायालय में मामला लंबित है, मैं कह रहा हूं लालू प्रसाद अपराधी थे। कितने साल मुकदमा चला? चारा चोरी किए थे, जबकि सजा हुई। कितने साल मुकदमा चला? आरोपी और उसमें जब मुकदमा चल रहा था, उसके बाद एक सरकार का नियम है कि जब वो आरोपी नहीं थे तो चुनाव लड़े, जब अपराधी हो गए तो चुनाव नहीं लड़ पाए। तो न्यायालय में जब तक मुकदमा था उनके ऊपर, जब तक मुकदमा चला उनके ऊपर, तो बहुत सी चीजें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो उनके ऊपर भी लागू होती हैं। कोर्ट अगर जमानत देता है, कहता है कि भाई आप 10 लाख का मुचलका भरिए, आप थाने पर यहाँ पर हाजिरी दीजिए केजरीवाल की तरह, आप यहाँ से देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें लागू होती हैं। आपको हैरानी न्यायालय का अपमान हम लोग, या हो सकता है कि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, चूंकि चुनाव आयोग का अपमान नहीं है हुआ, ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सवाल थे। सुन लीजिए, चुनाव आयोग उसमें पार्टी नहीं है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने नहीं पूछा होगा। वहां न्यायालय का उसका प्रक्रिया का वो था कि न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए नहीं होगा। सवाल यही था, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने कहा कि आरोप था, गलत हलफनामा और तमाम बातें, वही व्यक्ति विधायक से सांसद बन जाता है और वही प्रक्रिया उसको शपथ दिलवा देती है। भाई तो ये तो भारत के संविधान में कहीं लिखा। मैंने क्या कहा? लालू प्रसाद जी का उदाहरण दिया। तो फिर वो अपराधी घोषित हो गए, चुनाव नहीं करवा सकते आप उस सीट पर। अभी राहुल गांधी जब अपराधी घोषित हो गए तो इस्तीफा देना पड़ा ना उनको। एक मिनट, बिल्कुल खत्म। अभी इस्तीफा देना पड़ा ना भाई। देखिए, ये बीच में बोलेंगे, एक मिनट राहुल गांधी जी नहीं, ये गलत बोल, ये बीच में क्यों बोलते हैं भाई? नहीं शायद अभी क्या है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना। मैं जो जब उदाहरण दे सकता हूं, राहुल गांधी क्या है? आप बीच में चिल्लाते हैं। आप इतना उदाहरण में आप सिर्फ राहुल गांधी का ही जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी आपत्ति जता रहे हैं। मैंने आपत्ति कैसे? अपराधी नहीं थे क्या राहुल गांधी? कोर्ट से घोषित अपराधी थे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया। आरोपी अपराधी थे, आरोपी ना, अपराधी आरोपी आरोपी और अपराधी में फर्क होता है सर। सजायाफ्ता आरोपी और अपराधी में फर्क होता है। सजायाफ्ता अपराधी 2 साल का उनके ऊपर यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि मिल्कीपुर सीट को लेकर मैं कह रहा हूं ये टेक्निकली मैं समझना चाह रहा हूं। मुझे एक बात सर, एक बात, एक शाही जी नहीं, एक बात शाही जी, मैं फिर वहीं पर हूं। आपने जिस व्यवस्था का जिक्र किया उस व्यवस्था में कहा आपने कि हलफनामा गलत था, और वही विधायक चुनने के बाद सांसद बना व्यक्ति और इसी प्रक्रिया के तहत उसको शपथ दिलाई गई।
वो व्यक्ति तो सांसद है ना। देश को जानना चाहिए कि राहुल गांधी सजायाफ्ता थे। सर, हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता है। एकदम नहीं, आप भागे हैं। मैं भागा नहीं हूं, मैं प्रक्रिया का आपसे कोई एजेंडा है राहुल गांधी का आपके हिडन, तो बता दीजिए क्यों आप भाग रहे हैं। सवाल लेने से भाग ये एजेंडे सर आप लोग सेट करते होंगे, मैं नहीं करता हूं। मेरी आदत नहीं है एजेंडा सेट करने की। जो सवाल आपसे वो सवाल पूछूंगा, आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप काट के खाते या चूसते था। आपने आरोपी बताया, मैं साक्ष्य के साथ कह रहा हूं। सर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, जिस प्रक्रिया का आप जिक्र कर रहे हैं, प्लीज सर प्लीज। शाहिद जी, आप एक काबिल प्रवक्ता, आप इस तरह की दलील दे रहे हैं सर। मैं दलील नहीं दे रहा हूं, मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं, आप भाग रहे हैं। एक मिनट। महुआ जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, माननीय सांसद हैं, जेएमएम का सबसे बड़े चेहरों में से एक। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैडम, चुनावी बिगुल बच चुका है, कैसी है तैयारी? झारखंड में कैसी है तैयारी मैडम? मैडम शायद म्यूट हो गया है वो, म्यूट अनम्यूट कुछ। प्लीज अपनी बात रखिए प्लीज। जी मैम अपनी बात रखिए आपकी। हाँ, कैन यू हेयर मी मैम? आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट, आपकी आवाज भी आ रही है, आप अपनी बात रखिए जी। अरे अच्छा, हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तैयारी इसलिए पूरी है क्योंकि साल भर पढ़ाई करने वाला बच्चा तो यहाँ ताकि विकास का लाभ उन्हें मिले। मैम एक छोटी सी टेक्निकल इशू आ रहा है, अगर संभव हो पाए तो प्लीज अपने कान पर अगर फोन लगा लें। आप पूरा देश इस वक्त आपको सुनना चाह रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं अगर प्लीज कान पर फोन लगा लेंगे तो आपका ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि वीडियो आ रहा है, ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ जी। हाँ अब मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ऑडियो परफेक्ट आ रहा है। मैंने कहा मैडम तैयारी का आप जिक्र कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि झारखंड में 2 फेज में क्यों चुनाव करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में जबकि 1 फेज में चुनाव करवाया जा रहा है, इस आपत्ति की वजह जान सकता हूं मैं? देखिए, केंद्र सरकार तो हमेशा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती रही है। आपको पता होगा कि 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी का जो बकाया है उसके लिए बार बार मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के हेमंत सोरेन जी, लेकिन वो नहीं दे रही है। इसलिए नहीं दे रही है कि इससे यहाँ विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ की महिलाएं सशक्त होंगी। तो ये सब केंद्र सरकार तो हर जगह से, जहाँ चूंकि महाराष्ट्र में उनकी अपनी सरकार है, ज्यादा वहाँ पर बूथ की संख्या है, इसके बावजूद वहाँ पर 1 चरण में चुनाव हो रहा है और यहाँ पर 2 चरण में। लेकिन आप क्या कहते हैं? आपने कहा कि 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार पे बकाया है, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया देश को कि किस मद में कितना बकाया है। मैं आपको बताती हूँ, कोयले की रॉयल्टी के पैसे हैं ये, जो यहाँ की जनता का हक है। इसके लिए बार बार चिट्ठी लिखा जा रहा है और उसे नहीं भेजा। अगर वो पैसा आ जाए तो ऑटोमेटिकली झारखंड बहुत नहीं है। पूरा कोयले की रॉयल्टी का जो मामला है वो कह रहे हैं किस मद में कितना पैसा है, अगर आप लिखित रूप में दे दें तो ये सब सहयोग करेंगे बीजेपी। लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार भेजा सरकार को, उसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। किस मद में कितना अगर आप बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोयले की रॉयल्टी के पैसे तो 1,36,000 करोड़ सिर्फ और कोयले की रॉयल्टी है? सिर्फ कोयले की रॉयल्टी है, सिर्फ कोयले की रॉयल्टी में 1,36,000 करोड़ है। अरे है, तभी तो हम लोग भी हैरान है कि ये पैसे इतने दिनों का बकाया है। हाँ। क्यों नहीं दे रही है केंद्र सरकार? इससे तो बहुत डेवलपमेंट हो सकता है ना झारखंड का। और जो केंद्र सरकार देने की बात उन्होंने भी की थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, 15 लाख लोगों के अकाउंट में भेजने की बात, लेकिन आपने भी नहीं। लेकिन आपने भी सत्ता में आने से पहले कहा था कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। देखिए, तो आपने अभी तक संन्यास नहीं लिया, 5 साल हो गए। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही सरकार आई ना, 2.5 साल तो कोविड में चला गया, फिर भी एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई भूख से। इतनी कुशलता से मैनेजमेंट किया गया। दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन, थाने तक में किचन खोल के एक तो महिलाओं को रोजगार भी मिला
और सबको भूख मिटाई गई। तो 2.5 साल उसी में जेल में बंद कर देना। नहीं, मैंने कहा कि 2019 में आपकी सरकार आई थी ना मैडम, तब तो आपके पास डाटा था इस बात का कि आपको प्रॉमिस किया था ना। मैं वही कहना चाह रही हूँ, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इतना परेशान किया गया, नहीं, कोविड तो बाद में आया, सरकार पहले बनी आपकी। महोदय जी, मैं ये कह रहा हूं कि कोविड तो बाद में आया, सरकार तो आपकी पहले बनी ना। जब आपने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, तब आपके पास डाटा तो होगा कि आपने कहां कहां नौकरी के पद खाली है, तभी आप डाटा देंगे, तभी तो आपने कहा। मैं आपसे बताती हूँ कि जब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे हुई थी तो उन्होंने डाटा दिया होगा ना। नहीं, मैं तो आपकी बात मान गया कि उन्होंने झूठ बोला। आप ये बात मान रहे हैं कि आपके नेता ने भी झूठ बोला था? मैं तो मान रहा हूं आपकी बात कि उन्होंने झूठ बोला। हो रही थी, आपको पता नहीं होगा कि तस्करी उन्होंने की थी, ऐसा लोग कहते हैं। और झारखंड में कई इलाकों में कुटी। सांसद महोदय, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ। बताओ कि प्लेसमेंट एजेंसियों की भरमार हो गई थी, जहां से लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर नाबालिग लड़कियों को दूसरे राज्य में ले जाया जाता था। मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ, दिल्ली हो, आप 5 लाख नौकरी और रोजगार के विषय पर अगर मैं रहूं, आपकी बात गए हैं, एक कहां से आपने 5 लाख उठा लिया है? आप मैडम, आपके नेता ने कहा 5 लाख, मैंने इसलिए कहा, हेमंत सोरेन जी के सोशल मीडिया पर तमाम बयान है, आपने 5 लाख नौकरी का वादा किया था सत्ता में आने से पहले। नौकरी का वादा किया तो नौकरी करने के लिए तरह तरह की बाधाएं केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है ना। तो अब तक आपने क्या बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं झारखंड में? करने दिया जाता तो 5 लाख क्यों 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार थे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या बेरोजगारी मुद्दा है झारखंड में? सांसद मैडम, क्या बेरोजगारी मुद्दा है झारखंड में? सुन पाए, रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। मैडम, मैंने कहा झारखंड में बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी मुद्दा झारखंड में भी है और पूरे देश में भी है। देश के युवा बेरोजगार हैं। तो 5 लाख आपने 5 लाख का जो वादा किया था, तो उसमें से अब तक कितने लोगों को वादा किया था? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी महिलाओं को सशक्त किया, कितने युवाओं को रोजगार से जोड़ा। हाँ, आंकड़े अभी जनगणना अलग, यानी सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि आपने कितने लोगों को नौकरी दी अभी तक युवाओं को? क्या उनको परेशान करेगी? काम नहीं करने दिया जाएगा लगातार, जो शायद। माहुआ मैडम, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने युवाओं को अभी तक नौकरी दी झारखंड की सरकार ने? आप यहाँ पर झारखंड में सिर्फ युवा ही नहीं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब उन्होंने काम किया है और उसके तमाम आंकड़े मैं दे सकती हूँ। उन्होंने काम किए, महिला सम्मान योजना के तक लगभग 55-60 लाख महिलाओं को इसे जोड़ दिया गया है इस स्कीम के साथ। और फिर से भाजपा के कार्यकाल की तरह महिला तस्करी की शिकायत। मैं एक सवाल क्योंकि फिर मैं दूसरे मेहमानों की तरफ रुख करूंगा, शायद एक सवाल उसके बाद आ रहा हूं। मैं एक बात और जानना चाह रहा था कि क्या कोई कश्मकश या फिर कोई दुविधा इस बात को लेकर कि झारखंड में इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा सीएम फेस को लेकर? महुआ मैडम? नहीं, शाही जी से। वो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे लगा शाही जी से पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, फेस तो बड़े भाई की भूमिका में हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी एमएम है, बड़े भाई की भूमिका ये पूरा गठबंधन मानता है और इस पर मैं अभी कुछ नहीं, ये गठबंधन नहीं मानता। मैंने ये सवाल इसलिए किया आपसे कि कांग्रेस की प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, जिनका ये कहना है कि अगर हम जीत के आए ज्यादा से ज्यादा सीट तो चेहरा हमारा होगा सीएम फेस को लेकर। देखिए, सीएम फेस को लेकर हमारे यहाँ पर चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी ही सीएम फेस होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन फिर मीर साहब ये बयान क्यों दे रहे हैं कि हमारे विधायक ज्यादा तो मुख्यमंत्री हमारा?
वो कह रहे हैं, उनको लोग कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी होंगे। लोकसभा चुनाव में वही मुख्यमंत्री का फेज थे और उन्हीं के फेज पे चुनाव भी जीता गया। ये जो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा था उनके लिए न्याय यात्रा उड़ान यात्रा में, उसे देखकर कोई भी समझ। मैं आपका फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। प्रिय युवा आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, जो पूरे देश उनके लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से जन। मैं फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं इस बात को लेकर कि क्या इस बात को लेकर आप श्योर है कि आपने 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है? महुआ मैडम, आप बस एक कहां से एक पॉइंट उठा लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैडम ये पॉइंट चाहती है, ये तो झारखंड के तमाम युवाओं का है, मैं इसलिए बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। प्रधानमंत्री जी अगर 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में भेजते तो 5 लाख क्यों 10 लाख युवाओं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, उन्होंने झूठ बोला, जुमला दिया। आप भी बोल दीजिए कि हमने जुमला दिया था। जिस तरह से भाजपा के नेता झूठ बोलते रहे हैं कि 5-15 लाख अकाउंट में भेजेंगे और 5 लाख नौकरी का जिक्र किया, आप कहते हैं तो झूठ आप कह सकते हैं। मेरा एक सवाल है, महुआ जी संवैधानिक पद पर बैठी हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इन्होंने एक तर्क दिया 1.25 लाख करोड़ के आसपास केंद्र सरकार ने रॉयल्टी रोकी हुई है। 1,36,000 करोड़ जी, ये एक भ्रामक जानकारी है और मैं थोड़ा सा एक ये ऑन डॉक्यूमेंट है, बिना जानकारी का नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठाया था। ये भ्रामक नहीं है। मैंने सरकारी एक लेटर निकाला और उस लेटर में ये आंकड़ा लिखा हुआ था और उसके आधार पर मैंने 30 सेकंड मुझे सुन लीजिए, विनम्र निवेदन है आपसे। देखिए, आपको सेंट्रल कोल फील्ड से मिलता है, ईस्टर्न कोल फील्ड से और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से, 3 जगह से रॉयल्टी आपको मिलती है। मेरे पास जानकारी 2019 से 19-20 की है, 1200 करोड़ रुपए मिले थे, 20-21 में 1300 करोड़ रुपए मिले थे। ये सेंट्रल कोल फील्ड से बता रहा हूं। 21-22 से 1600 करोड़ रुपए मिले थे, 22-23 में जो है 1800 करोड़ रुपए मिले थे। उसके बाद ईस्टर्न कोल फील्ड आ जाते हैं तो उसमें एक साल 494 करोड़, फिर 315 करोड़, फिर 208 करोड़, फिर 210 करोड़, फिर भारत कोकिंग से आपको 1000 करोड़, 900 करोड़, फिर 1100 करोड़ और फिर 1300 करोड़। ये कुल संख्या जोड़ लें मैं जोड़ती चली जाऊँ। नहीं, ये सारी चीजें हम जोड़ लेते हैं तो भी ये 15,000 करोड़ से ऊपर नहीं होता है। 1 लाख करोड़ कहाँ हो गया जो आपको मिल चुका है? वो 1 लाख ये आप हमारे आला कमान से पूछिए, क्योंकि उन्होंने आंकड़ा एक मुख्यमंत्री के पद में बैठकर उन्होंने अपने अधिकारियों से बना के भेजा है केंद्र को, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। हो सकता है आपके पास पूरी जानकारी। ओके, क्योंकि ये जानकारी पूरी तरह से पुख्ता नहीं है, जैसे कि आपके पास भी नहीं और सांसद मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं चाहूंगा, मेरी अपील और गुजारिश है आपसे, इंडिया वाइज उसको बिल्कुल चलाएगा। किस मद में सरकारी लेटर भेजा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी लेटर लिखकर भेजा था केंद्र सरकार को, उसमें किस मद में कितना पैसा है मैडम? पक्का आप बताइएगा तो हम उसको बिल्कुल दिखाएंगे जनता को कि किस मद में कितना पैसा। आप और हम मिलकर झारखंड की आवाज उठाएंगे। 6,000 करोड़ आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने लेटर 6,000 करोड़ अभी पिछले महीने, अगर उनके पास आंकड़े नहीं होंगे तो केंद्र सरकार को कोई सरकार की तरफ से, क्योंकि उसमें चीफ सेक्रेटरी का भी निश्चित रूप से साइन होगा, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का साइन होगा, तो वो लोग साइन अगर बिना जानकारी के नहीं करेंगे ना। हम और आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं उनकी बात सुनकर। मैं आपकी बात से सहमत हूं बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप वो जिसमें किस मद में कितना पैसा बकाया है वो बिल्कुल हम जनता को दिखाएंगे और आपके साथ आवाज उठाएंगे। मिल जाएगा, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि बाकायदा इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र केंद्र सरकार को गया है और कई बार गया है रिमाइंडर के रूप। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सांसद महुआ जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। राज जी, मैं माफी के साथ और एके मिश्रा जी आप दोनों से माफी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पहले राज जी आप, फिर एके मिश्रा जी, पूरा वक्त आपको दूंगा। पहले राज जी की बात। राज जी, तो शंखनाद बज चुका है, लेकिन सियासी रण सजने के बाद अब नया बवाल शुरू हो गया है। ये मिल्कीपुर को लेकर आप नाराजगी जता रहे हैं। वहां झारखंड और महाराष्ट्र की टेंशन छोड़ दी आपने कहा ये लोग डर गए। 9 सीटें भी तो बाकी हैं, वहां लड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ना, मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूं। हाँ। उपचुनाव आसानी से बीत जाए चंगा, साहिब साहब ये बता दो कहां कहां कराओगे? नहीं दंगा, ये दंगा कराएंगे। इन्होंने देख लो, आपको
चुनाव बहुत सही से बीतते, मगर उस चुनाव की डेट फिक्स थी। डेट इन्हें पता थी कि कब होगा। उससे पहले इन्होंने बहराइच पे दंगा करा दिया, अभी ये कानपुर में दंगा करा देंगे, फिर गाजियाबाद में तो दंगा चल ही रहा है, फिर वहां करा देंगे। पहले तो आप शाही साहब, ये मेरे पास गीता है, इसकी कसम खाओ कि आप जो बोलो पार्टी में, इसकी गीता जी की कसम खाओ कि आप नहीं कराओगे दंगा। खाओ कसम, जल्दी से बोलो, खाओगे नहीं खाओगे? नहीं कराओगे, चलो छोड़ दो। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप ये बात गीता उठाइए, गीता उठाइए, लीजिए मैं उठाता हूं। लो, मेरे जैसा आज नहीं इसी मिलेगा। गीता पर हाथ रख के बोलिए कि 1984 में जो हमने दंगे करवाए थे उसके लिए सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर सब माफी मांगते हैं। बोलिए। मैं वो बात कभी नहीं बोलता जो मेरी, शायद मुझे लग रहा मैं 8-10 साल का हूंगा और उस वक्त मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। गीता की कसम खा के कहता हूं, ये देखिए। अच्छा, तो आपको नहीं मालूम कि 1984 में दंगे क्यों हुए थे? होता था, मुझे नहीं पता। अब ये सर, ये राजनीतिक स्टंट मत अपनाइए यहाँ पर ना, मैंने कह दिया। लो जी, अपनी बात रखिए प्लीज। बस, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कोई अश्वनी साई साहब हूँ। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अश्वनी साई झूठ बोलते हैं अब बहुत ज्यादा। अश्वनी साई साहब बोले तो बीजेपी। अच्छा, अभी आप देख नहीं रहे थे, नकलची हो आप लोग, गूगल कैसे देखते हो? राज्य मुद्दे पर आइए। 9 सीटों पर उपचुनाव है मिल्कीपुर पर, क्यों? आप तो इंसाइक्लोपीडिया हैं, आप बोलिए ना। हम लोग नकलची हैं। मैं 4 बातें बता रहा हूँ, मैं तो पीडीए का भी फादर हूँ। मुझे तो लगता है कि आप प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, यहाँ आते हैं सबको शिक्षा देने। राज्य प्लीज, आता हूँ, राज्य प्लीज मुद्दे पर आइए। ABCD 9 सीटों पर भी तो उपचुनाव है, मिल्कीपुर पर ही क्यों बवाल है? ये लड़ लीजिए, जीत लीजिए। इन्हें डर है, बाकी 9 सीटों पर ताकत दिखाओ ना। नहीं, वो तो दिखा देंगे। देखो, एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं दावे के संग कह सकता हूँ, मैं जो बोलूंगा तिलक जी मिलेगी पूछ लीजिए ना, जीतने की बात छोड़ दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो कितना बोलते हो आप? गंगा पार्टी, शर्म नहीं आती आपको? ब्राह्मण मरवा दिया और यह शान से बोल रहे, मत करिए। राज्य मुद्दे पर रहिए। कितनी सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ रही है? मैंने सुना कांग्रेस कितनी सीटों पर उपचुनाव में लड़ेगी यूपी में? जी, ये सवाल। हाँ, एक आप ही बोल रहे जी, क्या मतलब है? क्या बोलते रहते हो आप? ये विदूषक राहुल गांधी के बाद दूसरे विदूषक दिख गए कांग्रेस। मैंने पहली बार रामायण सीरियल के बाद है, कुंभकर्ण जागने के बाद हंसी देखी है। ये क्या मतलब, बच्चे हो क्या? हम तो राम के पोषक हैं, राम के पोषक। आप तो राम विरोधी हो भाई, हम तो राम बड़े विदूषक न बड़ी सोच की। राज जी, आज डिबेट के मूड में है कि नहीं आप? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप सवाल पतली गली से निकल जाते हो जल्दी से। फिर AK मिश्रा जी, मैं जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। पहली बात कि कांग्रेस कितनी सीटों पर यूपी उपचुनाव में लड़ रही है? आप बोलोगे 10 की 10। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं एक बात कहता हूं, गठबंधन बोलो तो एक परिवार, हम 10 की 10 पार्टी में लड़ रहे हैं। मुझे मालूम, क्योंकि हमारे लोगों ना, मुझे मालूम था तो हमारा गठबंधन ताकत होगा ना। क्योंकि ये उत्तर आपके पास भी नहीं है, क्योंकि 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, बची 4 सीटें मांगी थी आपने 5, आप सपा दे रही है आपको 2 सीटें, आप बोलने को तैयार नहीं। जो हमारा तो गठबंधन परिवार हुआ ना। अगर हम मिल्कीपुर जीतेंगे तो वो चाहे सपा का कैंडिडेट हो चाहे कांग्रेस का, जो जीतेगा गठबंधन मजबूत होगा। मैं माफी के साथ, क्योंकि AK मिश्रा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आज मेहमान क्योंकि जिस तादाद में जुड़ रहे हैं और उस हिसाब से हम सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन AK मिश्रा, सियासी रण सज चुका है। एक तरफ मिल्कीपुर, दूसरी तरफ बाकी महाराष्ट्र और झारखंड। पहला सवाल आपसे कि देश की सियासत के लिहाज से ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण? देखिए, हमारे जितने मित्र हैं उनका माइक यूज कर दीजिए। पहले तो मैं समझता था कि देश के लिए ये चुनाव जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मैं बड़ा दुखी रहता हूँ जब मैं विपक्ष की परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि चुनाव कराने की अब कोई जरूरत ही नहीं। हर बार हार जाते हैं। राहुल गांधी जैसा धुरंधर योद्धा अगर हार जाए, जो आधी तूफान सुनामी ला रहे थे और 2-250 डेली दलाल टाइम्स के पत्रकार भी ला रहे थे, तो अब मैं क्या उम्मीद करूं? मैं तो बोलता हूं सरकार के ये 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाती है, ये चुनाव ही खत्म कर दे, 1 पार्टी सिस्टम कर दे, या चाइना की तरह अपना जिसको का पेट पार्टी बन जाए। आपका एक सवाल बड़ा जेन्युइन था, तो ये मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? 10 हो रहा है, 9 सीटों पे हो रहा है, तो 1 सीट। मिश्रा जी, अगर फोन प्लीज पास ले आएंगे तो आपके ऑडियो में क्योंकि दिक्कत आ रही है।
देखिए, आपका एक सवाल बड़ा जेन्युइन था कि 10 सीटों पे। अच्छा, एक चीज और बोल दूं, हमारे राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। प्लीज इन्होंने फ्रेम पिलाइए मिश्रा जी को। हेलो जी मिश्रा जी प्लीज बोलिए। इन्होंने गीता तो उठा लिया, सेकुलर पार्टी के नेता राज शर्मा जी। मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि आपके पार्टी की आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म है, तो अगली बार से जब आप बैठे तो गीता के साथ पवित्र बाइबिल और पवित्र कुरान भी लेके बैठा करें, अगर गट हो, हिम्मत हो तो। अगर वो दोनों किताबें होती तो मैं कसम खा लेता, या तो पवित्र कुरान की और पवित्र बाइबल के हाथ पे रख के। बीजेपी वाले करे या ना करे, इनके अंदर प्रतिबंध हो सकता है, हिम्मत नहीं हो सकती। पानी में नाक डुबाए। चावला जी, इनको म्यूट करिए, इनको मिर्ची लग रही है, म्यूट करिए, इनको म्यूट करिए। सेकुलरिज्म हो गया आपका, मुसलमान गीता लेके बैठे हो, शर्म नहीं आ रही है? पवित्र बाइबिल और कुरान लेके क्यों नहीं बैठे? बातें करते हो, पवित्र बाइबिल और कुरान क्यों नहीं उठाया? ऐसी बातें करते हो। उनका महत्व कम है, गीता और रामायण का उनका महत्व कम है। क्या पढ़े? या तो आप बोल दो कि गीता और रामायण तो उनका महत्व कम है, इसलिए हम नहीं उठाते हैं। मैं पवित्र बाइबिल और पवित्र कुरान क्यों नहीं उठाया, मुझे ये बताइए। बाइबल का सेकुलर देश में सारे धर्म। एक मिनट राज जी प्लीज, एक मिश्रा जी एक मिनट। अगर उन्होंने गीता दिखाई एक बार गीता, अगर उन्होंने राज जी ने गीता हाथ में रखी, दिक्कत क्या हुई आपको? नहीं, क्या समस्या हुई आपको? हाँ, मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या हुई है। मैं सेकुलर देश में रहता हूँ, मैं सेकुलर आदमी हूँ। ये पैसे अरे इनको म्यूट करिए भाई। राज जी कौन पैसों में बिका हुआ? एक मिनट रुक जाइए ना सर, आप पहले सबको कहे तो पैसों में बिका हुआ व्यक्ति है। मेरे लिए जितनी क्या है राज जी प्लीज, उतना ही पवित्र कुरान है, मेरे लिए उतना ही पवित्र बाइबिल है। तो मैं तो बोलता हूँ सेकुलर देश में संविधान के हिसाब से पवित्र गीता, पवित्र माननीय विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज जी प्लीज एक मिनट, राज जी प्लीज, अभी सांसद जुड़ी हुई थी, आप तब भी आप कम से कम इतना सम्मान रखिए। चावला जी, आप लोगों को रोक देखते हैं, या आप लोग कर लीजिए, या तो टीआरपी के चक्कर में पड़ जाइए, या मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे गीता को उठाने से आपको क्या शर्म आई? कुरान आपकी नहीं है, पवित्र कुरान आपकी नहीं है, पवित्र बाइबिल आपकी नहीं है। अच्छा, मेरी है। शर्म से डूब नहीं रहे, शर्म से डूब नहीं रहे हो। सम्मान करता हूँ। आपके लिए कुरान पवित्र है कि नहीं, मुझे बताइए। मुझे बताओ है कि नहीं? आप एक और बात, मेरा धर्म क्या है? पवित्र बाइबिल आपके लिए महत्वपूर्ण है, पवित्र है कि नहीं, मुझे लगता है दूसरे समुदाय तो है ही पवित्र। समुदाय प्लीज मिश्रा जी एक मिनट, राज जी सिर्फ मिश्रा जी का ऑडियो रहेगा। राज जी प्लीज, डिबेट डिरेल हो रही है। मेरे विचार को मिश्रा जी मुद्दे पे आइए, चुनाव पर आइए। मैं फिर विधायक जी के पास जा रहा हूँ। मैं चुनाव पे आ रहा हूँ। अब मिल्कीपुर सीट पे आते हैं। 120 करोड़ हिंदू होंगे। देखिए, मेरी सरकार से डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी बात पहुंचाइए। भारत में 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करिए। राम मंदिर आपने बनाया, जैसे वक्फ बोर्ड मुस्लिमों का सम्मान करते हुए कांग्रेस ने एक झटके में वक्फ बोर्ड बना दिया, जहां टोपी पड़ गई, वो जमीन, वो क्षेत्र उनका। भारत के कुछ ऐसे पवित्र क्षेत्र जैसे मथुरा, काशी, प्रयाग, अयोध्या, यहाँ तो चुनाव होने ही नहीं चाहिए, वो रिजर्व हो ट्रस्ट के लिए। आप वहां पे ये कैसे लॉजिक ले लीजिए, या मेरी बात को पूरा होने दीजिए, म्यूट कर लीजिए। राज जी एक मिनट प्लीज, राज जी आप म्यूट कर। चुनाव अयोध्या में चुनाव ना हो, काशी में चुनाव ना हो, आप ये कह रहे हो? चावला जी, मैं बड़े दुख से बोल रहा हूँ, आप दूसरों को म्यूट कर सकते हैं या मैं छोड़ के जाऊं? मेरी बात, मैं पहली बार आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। मिश्रा जी ऐसा है, अपनी बात रखिए, धमकी मत दीजिए प्लीज। उनका ऑडियो ऐसे नीचे हो गया। अरे नहीं, हाँ ठीक है, नीचे मुझे 2 लाइन अपनी बात पूरी कर, मेरे विचार पूरे कर लेने दीजिए जी। 120 करोड़ हिंदुओं का सम्मान करते हुए दुनिया में कई जगह, जहां पे सबसे बड़ा चर्च है रोम में, वो एक अलग नेशन है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, जहां पोप रहते हैं, वहां कोई चुनाव नहीं होता। भारत के 25-50 ऐसे धर्मस्थल, काशी हो गया, मथुरा हो गया, इनको संरक्षित करे, कोई चुनाव नहीं। वहां पे MP MLA जो भी होंगे वो हिंदुओं के होंगे। इसके पीछे कारण है, मैं बता रहा हूं। अगर ये लोग वहां से चुनाव जीत जाते हैं तो समभाव की जो भावना है, सर्वधर्म समभाव की भावना है, इनको पता नहीं है। ये राजा रामचंद्र जी को चुनौती देने लगेंगे, प्रभु श्री राम को चुनौती देने लगेंगे, अपना राजा बन जाएंगे, उनको सेवक बना लेंगे। तो ये जो जिनकी बुद्धि मति मंद होती है ना, इसके लिए सरकार से मेरा अनुग्रह है, मैं मांग करता हूं कि 25-50 धार्मिक स्थलों को इलेक्शन कमीशन ने बड़ा बढ़िया किया, वहां चुनाव नहीं कराया।
वहाँ तो मनोनयन होना चाहिए हिंदू ट्रस्ट के हिसाब से, वक्फ बोर्ड की तरह एमपी एमएलए सारे हिंदू होने चाहिए। श्री बालाजी हो गया जो साउथ में है, जितने शक्ति पीठ है, ठीक, आपका लॉजिक आ गया। अब एक मिनट विधायक जी को सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो पूरे देश में। सर चुनाव ही मत करवाओ ना फिर, चुनाव ही मत करवाओ ऐसे, मतलब बिल्कुल। एक मिनट रवि मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, प्लीज एक मिनट। माननीय विधायक जी को भी सुन लीजिए ना आप लोग, एक मिनट सुन लीजिए। जहाँ पोप रहते हैं वहाँ चुनाव नहीं होता है, वो अलग से देश है साहब। सर सिटी अलग से देश है। सर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, अरे रोम में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट। आप दिशा भटक रहे, प्लीज पूरे डिबेट की एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तर्क मैं कह रहा हूं विधायक जी, सर उस तर्क पर मैं किसी दिन और चर्चा कर लूंगा। एक मिनट, आपका तर्क आ गया, प्लीज एक मिनट। विधायक जी अश्वनी शाही जी कह रहे हैं कि आप एक सीट पर इतनी बवाल काट रहे हो मिल्कीपुर को लेकर, आपके नेता कह रहे हैं और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जो जंग से पीछे हट गया समझो डर गया। ये और 9 सीटें भी तो हैं, वहां ताकत दिखा लो, अपनी दिक्कत क्या है? देखिए मिल्कीपुर में जो चुनाव वहां होना चाहिए, लेकिन वहां चुनाव आयोग ने नहीं कराया है। अगर कोई मामला कोर्ट में है तो वो लोकसभा के लिए है, लेकिन विधानसभा के चुनाव वहां पर होने चाहिए थे। लेकिन जो है जैसी बात कही है ने, ये बात सच है कि मिल्कीपुर में ये मालूम हो गया कि भाजपा वहां से हारेगी और समाजवादी पार्टी का व्यक्ति जीतेगा, इसलिए मिल्कीपुर के वहां पर चुनाव नहीं कराए गए। दूसरी बात यह कि 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे और 9 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो पूरे प्रदेश में इसलिए भाजपा को मालूम हो गया है कि हम 9 सीटों पर हार रहे हैं, इसीलिए अन्य मुद्दों के ऊपर जनता को भरमाया जा रहा है। तो ये बात हरियाणा में तो कही जा रही थी विधायक जी। देखिए लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में सबको अपना वोट देने का अधिकार है। हाँ। और पूरे देश भर में जो भी जहाँ पर धार्मिक स्थल हो या जहाँ पर पूजा घर हो या जहाँ पर किसी भी तरह की आबादी रहती हो, वहाँ जो अधिक लोग रहते होंगे, अगर कहीं धार्मिक स्थल पर हिंदू लोग रहते हैं तभी तो वहाँ अभय प्रसाद एमपी हो गए अयोध्या में। अब अयोध्या में एमपी हो गए, इससे भारतीय जनता पार्टी को हो गया कि अयोध्या में तो एक दलित आदमी एमपी कैसे हो गया। विधायक तक देखिए विधायक जी, अब बाकी 9 सीटें भी तो हैं। हाँ है, तो वहां ताकत दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? मैं वही तो आपसे सवाल कर रहा हूं बार-बार। वो तो दिखाएंगे, 9 सीटें जीती जाएंगी और वो 9 सीटें जीतेंगी, लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव भी इसके साथ में हो जाएगा। मामला अगर कोर्ट में चल रहा है, याचिका कोर्ट में है, भले ही वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के बारे में कोई मामला कोर्ट में नहीं है, वो हाई कोर्ट उसमें है, क्या कहते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए। लोकसभा का चुनाव के बारे में नहीं 2022 में जब वो चुनाव जीते तभी तो ये मामला कोर्ट गया ना जी। तो कोर्ट में तो 5 साल चलता रहा कुछ कोर्ट में। नहीं तो आप तो खुद विधायक हैं, मैं तभी आपसे ये कह रहा हूं कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर चुनाव आयोग कैसे फैसला ले ले? नहीं तो चुनाव आयोग जो फैसला, वहां पर जो विधायक थे वो एमपी हो गए, ठीक, अयोध्या से जब एमपी हो गए तो वो सीट खाली हो गई ना, उसमें फिर चुनाव हो जाए और कोर्ट में केस जो अपने आप खत्म हो गया। फिर कोर्ट में जो 22 में था वो कोर्ट में केस था कि चुनाव वहां। विधायक जी जालसाजी का तो मुकदमा चलता रहेगा ना। 22 में चुनाव हो गया, अब चुनाव 24 में चुनाव जो होने हुआ लोकसभा का, वहां के विधायक अभय प्रसाद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो गए। अब उसके बाद सीट खाली हो गई, अब चुनाव फिर लड़ने मैदान में आओ तो कोर्ट कहां से इसमें रह गया? जब चुनाव तो आपको लग रहा है बहाना बना रहा है चुनाव आयोग? जब नया चुनाव हो रहा है तो वो कोर्ट की रीत अपने आप खत्म हो गई। नहीं विधायक जी, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग बहाना बना रहा है? देखिए हमको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि वो हारेगी वहां से। अब मिल्कीपुर के चुनाव के प्रभारी बनाए गए, मुख्यमंत्री बने खुद, इसलिए उनको लग रहा है, रिपोर्ट आ गई है तरफ से पूरे मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी आपने बात रखी, फिर मैं एक मिश्रा जी और आपके पास एक बात सुन लीजिए कि अगर 2022 में केस में रिट की गई, कोर्ट में की गई, तो वो चुनाव मालिक कोर्ट क्या फैसला करता कि चुनाव निरस्त कर दिया, चुनाव फिर से होंगे, फैसला करता तो चुनाव फिर से हो रहे हैं। चुनाव फिर से हो रहे हैं, जनता किसके साथ है?
शाही जी एक मिनट विधायक जी, शाही जी विधायक जी जो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर अयोध्या में उपचुनाव फिलहाल आपने टलवाया, जो आरोप लगा रहे हैं, यानी कि डर अच्छा है। देखिए विधायक जी हम लोगों के बड़े भाई हैं और बहुत पुराने योद्धा हैं, मैं सम्मान करता हूं इनका, और इनसे ज्यादा किसी के ऊपर मुकदमे नहीं है। तिलक जी आपको मैं बता रहा हूं, इनसे ज्यादा किसी के ऊपर मुकदमे नहीं है। तो विधायक जी भी जानते हैं कि न्यायालय का मामला क्या होता है और वहाँ क्या है, इसलिए क्योंकि पार्टी की बात है वो कहेंगे नहीं, हम डर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 9 सीटों पर होना अलग बात है, ये चुनाव का मुकदमा है, ये अलग बात है। विधायक जी तो न्यायालय में है ना, हमारे पर मुकदमे जो है वो भी क्या बता दीजिए साथ साथ कि सारे मुकदमे प्रदर्शन, धरना, वही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, मुकदमा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कोई आपराधिक, तो भाई कि इनके ऊपर सारे प्रदर्शन, आंदोलन, धरना सब त्यागने के हैं थोड़े है। विधायक जी अयोध्या नरेश जी के ऊपर जब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जालसाजी किया। मुझे आपत्ति है शाही जी, ये अयोध्या नरेश बार बार मत बोलिए, मुझे आपत्ति है इस शब्द। अखिलेश जी ने बोला है, नहीं अखिलेश जी ने बोला, आप मत बोलिए ना सर। ना तो आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, अयोध्या नरेश। सपा के अयोध्या नरेश मैंने कहा। हाँ तो ये बोल सकते हैं आप, सपा के अयोध्या, लेकिन ये मत बोलिए अयोध्या नरेश एक ही है जी, वो तो हमेशा रहेंगे, वो रहेंगे, जी। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ 9 सीटों पर 5 सीटें अभी भी समाजवादी पार्टी के पास है। तो अगर विधायक जी यहाँ बैठे हैं और इतना माननीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी मजबूती से जंग की बात करते हैं माननीय अखिलेश जी, तो वो 9 सीटों पर हम जंग के लिए तैयार हैं। आप 5 से 6 जीत के दिखा दीजिए कि भाई हम 6 जीत रहे हैं। अच्छा 10 में से 6 जीत के, 9 में से 6 जीत के दिखा। 9 में से 6 भाई 5 है इनके पास, हाँ 6 वो रिटेन कर ले और एक भी बढ़ जाए, हाँ। तो हम कह रहे हैं ना कि तो जनता का हम कहेंगे, क्योंकि 5 सीटें हैं, बार नहीं 5 चलती, सीटें हमारे पास हैं, उसमें मिल्कीपुर भी है, बार नहीं चलती। 9 चुनाव हो रहे हैं। अच्छा विधायक 4 हमारे पास रह गई। विधायक जी ये जो ये देखिए विधायक जी एक बात विधायक जी, ये जो राज जी हैं, राज जी बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रहे हैं, इनको इस बार कितनी सीटें आप लोग देंगे? देखिए जो 10 चुनाव हो रहे थे, हाँ। उस 10 में 5 सीटें सपा के पास थी, समाजवादी पार्टी के पास। अब चुनाव जो 9 हो रहे हैं उसमें 4 सीटें रह गई, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा है। 3 रह गई ना सर अब तो, 4 रह गई, 4 नहीं क्षेत्र में तो आपने ऐलान कर दिया, टिकट मिलने बात नहीं कर रहे हैं, टिकट मिलने बात नहीं कर रहे हैं। जो 10 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इसमें 5 हमारी पार्टी के पास थी और 5 आपके पास सीटें भाजपा के सहयोगी के पास थी। तो 5 में से 1 पर चुनाव टाल दिया, अब 4 रह गई हमारी पार्टी के पास जो है, तो 5 भाजपा के पास रह गई। अब 9 का चुनाव हो रहा है। मेरा सवाल ये था कि जो राज्य बड़ी उम्मीदों से देख रहे कि कुछ आप देंगे, मतलब गठबंधन राज्य कांग्रेस की पार्टी। हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। कितने देंगे? आपने तो कुछ दिया नहीं ना सर, पूछा नहीं इनको, 6 सीटें अपने आप ऐलान कर दिया आपने। नहीं, ये समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के बीच बात हुई है, उसी के बाद जो 6 सीटें हैं वो घोषित की गई हैं। आपको क्या लग रहा है कि कितनी, मतलब 4 जो बची, अब 3 क्योंकि 4 बचे, 4 बचे। जो 5-6 घोषित करी थी उसमें मिल्कीपुर था, 5 घोषित है, 5 घोषित है, 4 बची हुई है। 4 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर तय कर देगा, कहीं कोई वाद नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। क्या लगता है आपको कांग्रेस को कितना आप दोगे? देखिए वो बात बताया हमने आपको, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच में बात चल रही है, वो बहुत जल्दी ही आज नहीं, जब लिस्ट की थी तब तो आपने इनसे बात की नहीं थी। नहीं, कैसे पता बात नहीं करी आपको? ये कैसे पता कि आपसे बात नहीं करी? भाई राहुल गांधी जी की और अखिलेश जी की बात चल रही है, और जो अब 4 सीटें बाकी रह गई हैं। कितनी 2 सीटें मिलेंगी सर इनको कि नहीं? देखिए हाँ बिल्कुल मिलेंगी। जो भी देखिए हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जो भाजपा को हराया जाए, बस हमारा उद्देश्य ये है कि भाजपा को हराया जाए और विपक्ष मिल करके चुनाव लड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और 9 सीटों पर भाजपा को हम लोग हराएंगे। 1 मिनट, मैं 9 सीट पे लड़ रहे हैं, नहीं आप तो 100 सीट पे लड़ रहे हो, मैं मान रहा हूँ। एक और बात, कुछ भी कर लो, मैं दावे के संग कहता हूँ
हम लोग ये अगर भारतीय जनता पार्टी को धूल न चटा दें तो कहना, अगर इतनी हिम्मत होती तो मिल्कीपुर भी लड़वा देते हैं। और एक और बात, सिर्फ इतनी ये सी बात बात तो हरियाणा में भी कही थी आपने। एक और, मैंने तो कब कही थी, हमारी पार्टी ने, आज जैसे मीडिया नहीं कही थी, वहां की जनता ने कही थी। हाँ। मुझे क्या पता ये षड्यंत्र, ठीक है, मीडिया के ऊपर फोड़ दो, ये षड्यंत्र रचा। उस ये समय लोग तो कह रहे थे ऐसे, ना राज जी, मुझे याद है उस समय बोले कि यहाँ ऐसे मूछों को टाल देते हुए कि आना हरियाणा चुनाव के नतीजों के दिन, आप कह रहे थे शाही जी को नतीजों वाले दिन आना मूछों को टाल देते हुए। नहीं, मैंने कहा था, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 15, 12, 13, 14 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, 2 ऊपर 2 नीचे। जी, मुझे दुख पहुंचा। कई लोग नाम बदल रहे थे भाई, क्या रखा मैं इसकी भी रिसर्च करूंगा। नहीं करना रिसर्च, आपने कहा था मेरा नाम बदल देना, तो राजा रख दो नाम। ठीक। मिश्रा जी जल्दी से फिर फाइनल कमेंट, फिर शाही जी का ले रहा हूं फाइनल कमेंट। बाजा रख देते हैं, बाजा। ना प्लीज, वो आप बाजा आप तो नहीं बजा सकते। एक के मिश्रा जी, एक के मिश्रा जी, अगर आप बाजा बजाते तो एक के मिश्रा जी प्लीज, मुझे फाइनल कमेंट शाही जी से भी लेना है प्लीज। मेरे तरफ से सारी पार्टियों को बधाई। कोई कोई हमें कहानी, हम लोग बीजेपी न कांग्रेस किसी के मेंबर फिलहाल तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो जूठन बच जाती है ना किसी राज्य में, वो कांग्रेस के हिस्से में जाती है। वही उतनी सीट यहाँ ये बैठे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। मिश्रा जी आप हर बार इस तरह की बात बोलते हैं, ये पैसा लेके बोलते हैं, पैसा तो बोलता है, पैसा आगे सुन लीजिए मिश्रा जी, ये सांस ले रहे होंगे तो भगवान पूछेगा क्या सही किया क्या गलत, तब हिसाब देना पड़ेगा। कि मैं विश्लेषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होता था। ये जो पैसे में बिक रहे हो ना मिश्रा जी, आप पैसे में इतना बिक गए कि अपना आत्मसम्मान भूल गए। 1 मिनट प्लीज, ऐसे नहीं एक मिनट शाही जी, एक बात बताइए, बड़ा दिलचस्प एक और विषय भी है, मिल्कीपुर सीट को लेकर ही है। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप चुनावी रणनीति के तहत चुनाव जीतते कैसे हैं। आप ही के चेहरे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि भाई मिल्कीपुर में अगर, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प विषय चल रहा है तो मैं इसलिए बता रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीएसपी चुनाव अच्छे से लड़ेगी तो हम जीत जाएंगे। आप ही के नेता बोल रहे हैं। देखिए ये तो जो वहां विधायक रहे गोरखनाथ बाबा, वो कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव जीत जाएंगे अगर बीएसपी अच्छा चुनाव लड़ेगी। मतलब तो ये हर पार्टी की रणनीति होती है, और आप बीएसपी के बदौलत चुनाव लड़ते हो? नहीं, बूते से नहीं, ये रणनीति होती है भाई। रणनीति आप चुनाव, आप आइए तो चुनावी रणनीति में आप तो मान, तो यानी आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में आपके कहने पर चुनाव लड़ी? ये किसने कहा? आप तो कह रहे हो रणनीति का हिस्सा। ये आप कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि एसी कमरे से बाहर निकल कर जाइए चुनाव के जब सर हमने भी कई चुनावी बसंत देखे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि बीएसपी हमारे कहने पे चुनाव लड़ती है? आपने माइक लेके देखे हैं ना, तो आप आइए, चुनाव की रणनीति कैसे तय करती है वो पार्टियों को मुझे भी बता दीजिए सर। होती है। अरे आपको, अगर आपको बताएंगे तो आप आइए, ज्वाइन करिए ना, विधायक जी बैठे हैं वो ज्वाइन कराएंगे, मेरे पास आइए, मैं ज्वाइन कराऊंगा, हाथ जुड़वाइए सर, ज्वाइन कराएंगे, हाथ जुड़वाइए, मैं यहीं ठीक हूँ ना। तो अच्छी बात है। तो फिर इस रणनीति करना पड़िए, आप समझा दीजिए कैसे जीते। आप अपने सूत्रों तक रहिए कि सूत्र ने हमारे ये कहा, उसको प्रसारित करिए। यानी कुल मिलाकर नहीं बताओगे ना, आपके नेता कह रहे हैं कि चुनाव हम जीत जाएंगे क्योंकि बीएसपी अच्छे से चुनाव लड़ ले। एकदम बीएसपी लड़ ले, कोई और लड़ ले, एकदम होगा। हम लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रणनीति होगी कि कौन बढ़िया लड़ेगा, समाजवादी पार्टी अच्छा एक बात शाही जी, लाइव में एक कमेंट और आया, बड़ा दिलचस्प कमेंट, और पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान से पहले आपने मुंबई के अंदर सारे टोल बूथ फ्री कर दिए, पूरे देश में कर दो। महाराष्ट्र में बहुत दिन से टोल बूथ चल रहा है, सबसे पहले महाराष्ट्र में ही टोल लगा था, और वहां के जब लागत पूरी हो गई, धीरे धीरे वो भी करते हैं। एक मिनट विधायक जी, बहुत गंभीर, पूरे देश का विषय है ये, पूरे देश का विषय। आप महाराष्ट्र सरकार ठीक चुनाव से पहले ये तय करती है कि टोल बूथ जो है हल्के वाहनों के लिए, छोटे वाहनों के लिए सब फ्री कर दो। सर पूरे देश की ये चिंता है, टोल फ्री पूरे देश में कर दो। नहीं, देखिए बीओटी एक होता है, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर। तो जहां जहां बीओटी पर रोड बने हैं, अगर उनकी लागत पूरी हो गई है, उसकी टैक्स, तो ये लागत ठीक चुनाव से पहले ही पूरी होती है?
क्यों नहीं हो सकती है? क्या मतलब आप ये तय करेंगे कि यहाँ बैठ सर पूरे देश में टोल माफ कर दो ना, पूरे देश की तो मांग है। अरे भाई, कह रहे हो कि ये मांग थी पूरी होगी, पूरे देश की मांग है, टोल फ्री कर दो। क्यों गरीब आदमी को पिसवा रहे हो? जहाँ की पूरी होगी, गरीब आदमी अच्छे सड़क पर चल रहा है, उसका तेल बच रहा है, ईंधन बच रहा है, अच्छी सड़कें आपने देखी थी 14 से पहले अच्छी सड़कें। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले अच्छी सड़कें आपने देखी थी? नहीं टोल फ्री ये भाजपा की देन है जो अच्छी सड़कों पर चल रहा है। बता दीजिए ना, टोल फ्री क्यों अच्छी सड़कों पर आप चल रहे हैं, ये भाजपा सरकार की देन है। सर ये क्रांतिकारी फैसला पूरे देश में लागू कर दो, कौन रोक रहा आपको? पूरे देश में लागू कर दो सरकार, आपके क्रांतिकारी। अगर उस रोड की जो बीओटी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जहां पर वो ट्रांसफर के बाद उनकी कास्ट पूरी हो जाएगी, टैक्स अपने आप टोल टैक्स बंद हो जाएगा। सर जैसे उदाहरण के तौर पर आप चुनाव के वक्त सिलेंडर 450 का कर देते हो। होते हैं सर, 450 रुपए का, जहां चुनाव हुआ 450 का सिलेंडर किया। वहां कहाँ नहीं होता है इस देश में, हर साल चुनाव, एमएलए का चुनाव, टोल फ्री कर दो पूरे देश में। आपने अगर सिलेंडर चुनाव के वक्त 450 रुपए का कर दिया, पूरे देश में 450 रुपए का कर दो, क्या दिक्कत है? राज्य को भी मिलेगा, मिश्रा जी को भी मिलेगा। हमने हमारी सरकार ने हम जो है 1451 रुपए का भी सिलेंडर खरीदा है। नहीं वो तो जानते हैं 2014 में, और रेणुका चौधरी जी कहती थी नहीं वो सिलेंडर तो आप सर पे उठा लेते थे, वो ठीक है। मैंने कहा ये फैसला पूरे टोल जो है पूरे देश में क्यों नहीं फ्री कर देते? रेणुका चौधरी का बयान सुना रहा हूँ आपको। रेणुका चौधरी मंत्री थी, उन्होंने कहा था 900 का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हो, तुम भागो या तुम अमीर हो। इस तरीके की बात करती थे वो लोग। ठीक, और आपने देखकर आज आप बात कर रहे हैं। 2014 से पहले बहुत कुछ होता ना, मैंने सिर्फ टोल का सवाल पूछा आपसे। आपने सड़कें नहीं देखी थी, मैं कह तो रहा। अच्छा टोल इससे पहले सड़कें थी नहीं, आपने एक्सप्रेस में देखा नहीं था? अच्छा नहीं देखा था सर, वो तो आपने देखा था। पहले आपने देखा नहीं था? नाबालिग हो 2014 से पहले पैदा हो गए थे कांग्रेसियों ने। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन विषय गंभीर था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, राज जी आपका भी, मिश्रा जी आपका भी, और शाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारीख का ऐलान, चुनावी घमासान, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र, झारखंड के साथ साथ ये जो उपचुनाव होने हैं वो बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।